हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। और हाँ, जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, मैं उनको बता दूं कि यह वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहले उन पार्ट्स को देखकर इस पार्ट को देखें, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रोज राजकुमार चार्टिस को बताती है कि दियाज ने राजकुमार हकाबे को एलपीटी के द्वारा कुछ संदेश दिया है। रिचार्डिस बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसे हुआ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो हमारे यहाँ आने के पहले दिन ही ऐसा कर देगा। शायद कोई जरूरी काम होगा। यह सुनकर रोजलिन सोचती है कि यदि आज रिचार्डिस का दुश्मन है, लेकिन उसका उस तरह दोस्ताना स्पर्श और प्यार भरी आवाज, वो सब कुछ असली था। तो क्या सच में यह रिचार्डिस का दुश्मन है? तभी रिचार्डिस बोलता है कि तुमने इसके अलावा कुछ सुना रोजलिन? यह सुनकर रोजलिन रिचार्डिस को सब कुछ बताती है जो जो उसने सुना था। दियास बोलता है यह अल्पेडिया के द्वारा एक संदेश है। हकावे बोलता है हे भगवान, उसका इस नीच बाल्टा पुत्र से क्या काम है? दियास बोलता है राक्षसी ऊर्जा और जहर का मिश्रण, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हकावे बोलता है स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह एक जहर है जिसे फ्रैगमेंट कहा जाता है। दियास बोलता है हम खराब विश्वास के रिश्ते के साथ कैसे किसी महान कार्य को कर सकते हैं? मैंने आप पर जितना भरोसा दिखाया है, मुझे आशा है कि आप भी मेरा उतना ही एहसान चुकाएंगे। यही अल्पेडियो ने कहा था। यह सुनकर हकाबे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह उनके शब्दों का तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कैसा तरीका है। असल में तो वो सिर्फ इस जहर का एंटीडोट पाए चाहते हैं, है ना? दियास बोलता है बिल्कुल सही कहा। हकाबे बोलता है एंटीडोट, हाँ, इस फ्रैगमेंट का एंटीडोट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिचार्डिस को बचाने के लिए रोजलिन उन्हें जमीन पर गिरा देती है। वो रिचार्डिस को किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ एक मधुमक्खी से बचा रही थी। रेमंड बोलता है अरे अरे, यहाँ से चले जाओ, यह सिर्फ एक मधुमक्खी है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। रोजलिन बोलती है यह जगह आपके लिए बहुत खतरनाक है माँ महिम। इस पर रिचार्डिस बोलता है यहाँ सबसे बड़ा खतरा तुम हो रोजलिन। फिर एचआरडी सोचता है कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। जब मैं इलेवेनिया वापस जाऊंगा तो मैं पक्का इसे नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रोजलिन को कुछ महसूस होता है और वो सोचती है कि यह अजीब है, राक्षसी ऊर्जा और ज्यादा मजबूत हो रही है। आखिर इस महल में हो क्या रहा है? रेमंड बोलता है माँ महिम, क्या आप ठीक है? मैंने मधुमक्खी को भगा दिया है। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें किसी और को भगाना चाहिए? फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोजलिन बार बार रिचार्डिस को बचाने के लिए बार बार उसे परेशान कर रही थी और हर एक काम में उसे टोक रही थी। और यहाँ तक कि वो अपने साथियों पर भी शक कर रही थी। और उन्हें बिना जांचे उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। यह देखकर कैप्टन स्टेस सोचता है कि वैसे तो यह कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक हो रही है, लेकिन यह राजकुमार की पूरी तरह से रक्षा करना चाहती है। शायद यह ढिलाई बरतने से काफी ज्यादा बेहतर है। यह सोचने के बाद फिश कैप्टन स्टेस रोजन की प्रशंसा करता है। रिचार्डिस बोलता है डेम, क्या तुम अब रुक सकती हो? और वैसे भी आप इस समय मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपका व्यवहार डेम मेल के लिए असम्मानजनक है। फिर रिचार्डिस सोचता है कि यह इतनी सतर्क क्यों है? क्या यह इसलिए है क्योंकि हम एक विदेशी देश में हैं? या जब इसका सामना हकाम से हुआ था तब वहाँ कुछ धमकी भरा था? आखिर क्या चीज है जो डेम रोजन को इस हद तक दिगल रही है? रात के समय रिचार्ड सामने बिस्तर पर सोया होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो सामने देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रोजन खड़ी होती है। रिचार्डिस बोलता है कि तुम अंदर कैसे आई? मुझे दरवाजे का खुलना तो सुनाई नहीं दिया। रोजन बोलती है कि छत में एक रास्ता था। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि बाल्टा के कमीनों ने छत पर एक अफसर रखा था और तुम उसे ढूंढने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। रोजन बोलती है कि असल में मैं खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मुझे सर पार्टी करने पकड़ लिया। रिचार्ड्स बोलता है कि अच्छा, तो फिर तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? रोजन बोलती है क्या मैं सुबह तक यहाँ रह सकती हूँ? रिचार्ड्स बोलता है कि कल हमारे कार्यक्रम में बहुत ज्यादा काम है, बेहतर होगा कि आप अभी आराम करें। रोजन बोलती है तो क्या मैं आपके बिस्तर के नीचे आराम कर सकती हूँ माँ वहीम? इस पर रिचार्ड्स बोलता है नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। रोजिन बोलती है तो क्या फिर सोफा या अलमारी या टेबल कैसा रहेगा?
इस पर रिचार्डिस बोलता है, डेम रोजलिन, तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहती हो? इस पर रोजलिन बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, मनुष्य बड़े आसानी से मर जाते हैं। यह सुनकर रिचार्डिस हैरान रह जाता है और सोचता है कि मेरे पास इसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। फिर रिचार्डिस रोशनी को सोफा दिखाता है और कहता है कि इसके नीचे सो जाओ। यह मेरे बिस्तर के नीचे सोने से काफी ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, कुछ मजाक करने का सोचना भी मत। लेटने के बाद रोशनी बोलती है कि मजाक क्या होता है। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि चुपचाप सो जाओ। रोशनी बोलती है, ठीक है, स्वीट ड्रीम्स। यह सुनकर रिचार्डिस हंसता है और मन ही मन सोचता है कि स्वीट ड्रीम्स, यह कैसी बेतुकी बात है। लेकिन सोने से पहले एक अभिवादन सुनना वास्तव में पुरानी यादें ताजा कर देता है। फिर रिचार्डिस भी रोजलिन को स्वीट ड्रीम्स कह देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। तभी परछाई वाली रोजलिन को सपने में असली रोजलिन की पुरानी यादें याद आती हैं, जिसमें उसे राजकुमारी सेटिस्टिया, जो कि रिचार्डिस की सखी बहन होती है, वो दिखाई देती है। रोजलिन बोलती है, राजकुमारी सेटिस्टिया। राजकुमारी बोलती है, हाँ बोलो। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा मेज पर नहीं रखते हैं तो राजकुमार रिचार्डिस आपको बहुत ज्यादा डांटेंगे। राजकुमारी बोलती है, हाँ हाँ, यह एक रहस्य है कि मैंने इसे देखा था। रोजलिन बोलती है, बिल्कुल सही कहा। फिर राजकुमारी बोलती है, अच्छा रोजलिन, क्या तुम कभी किसी युद्ध में गई हो? रोजलिन बोलती है, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ केवल पीछे थी। राजकुमारी बोलती है, कितना डरावना है। मैं सोचती हूँ कि लोग बहुत आसानी से मर जाते हैं। यह बात मुझे डराती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें और बिना छाया के उन्हें प्रकाश दिखाएं, आप कब तक उन्हें मूर्ख बनाते रहेंगे कि दिन हो गया है, जबकि वे चारों तरफ से अंधकार से घिरे हुए हैं। रोशन बोलती है, आप चिंता ना करें राजकुमारी, मैं आपकी रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें रिचार्डिस बताया जाता है। सेवक बोलता है, राजकुमार रिचार्डिस, हमें जल्दी करनी चाहिए। रिचार्डिस बोलता है, मुझे माफ करना सेटेस्टिया, लेकिन मुझे पहले निकलना है। तुम तय किए गए समय के साथ कल आ जाना। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी गाड़ी यहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम आराम से वहाँ आ सको। दोस्तों, क्योंकि यह गाड़ी रिचार्डिस की थी, इस कारण जो हथियारे रिचार्डिस को मारने आए थे, उन्होंने गलती से बेचारी राजकुमारी सटिस्टिया को ही मार दिया था। अपने आखिरी क्षण में भी राजकुमारी यह देखकर खुश थी कि रोशनी सही सलामत है। राजकुमारी अपने आखिरी क्षण में बोलती है कि मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को तुम बचा लो। और दोस्तों, यही कारण है कि क्यों रोजलिन हमेशा रिचार्ड्स के पीछे लगी रहती है और उसे बचाना चाहती है, क्योंकि उसने राजकुमारी से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसके भाई की सुरक्षा करेगी। और इसीलिए रिचार्ड इस रोशनी से इतना चिढ़ता था, क्योंकि वो उसकी बहन को बचा नहीं पाई थी। तभी रोशनी की आंखें खुल जाती हैं और हमें दिखाई दे पड़ता है कि रोशनी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। फिर काफी देर बाद राजकुमार और सभी सैनिक एकजुट हुए होते हैं। राजकुमार बोलता है कि राजकुमार हकाबे ने हमें सुबह एक संदेश भेजा था। इसमें लिखा है कि वे इलावेनिया के प्रतिनिधि मंडल को हर समय हथियार रखने की अनुमति दे रहे हैं, चाहे वे कहीं भी हों। यह शायद भड़काने का प्रयास हो सकता है। वैसे भी यह राजकुमार हकाबे की विशेषता है। यदि यह जानबूझकर किया गया है तो मैं और मूर्ख नहीं दिखना चाहता हूँ। सबसे पहले सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी सदस्य बिना हथियार के होंगे। इस पर रोसी बोलती है कि उन्होंने कहा कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, तो आखिर क्यों हम खुद को निरक्षत्र कर रहे हैं। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि टेम रोजिन, बेहतर होगा कि आप अपने सभी हथियारों को बाहर निकाल लें, जिसमें आपके बूट में फंसाया गया हथियार भी शामिल है। रेबन बोलता है, तुमने सच में इसमें हथियार रखा था? रिचार्डिस बोलता है, हम यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं, इसलिए हमें उनके बताए गए कोई भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे। हम अपनी गति बनाए रखेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। अपनी सतर्कता ना खोएं और जल्दबाजी में कोई काम ना करें। थोड़ी देर बाद सम्मेलन कक्ष में राजकुमार अकाबे सामने की ओर देखता है और कहता है कि अरे अरे, देखो तो सही, यह तो बिना हथियारों के आ गए। अगर वह अल्पेडियो होता तो वह हर संभव हथियार को अपने साथ ले आता और चारों तरफ शक भरी नजरों से देखता। ऐसा लगता है इनसे निपटना थोड़ा कठिन होगा। फिर राजकुमार अकाबे सेवक से पूछता है कि सीमा पार करने से पहले क्या उस दूसरे राजकुमार ने प्रतिनिधि मंडल में सदस्यों को बढ़ाने का अनुरोध किया था? सेवक बोलता है, हाँ, हमने इलाबेनिया में अपनी सहमति के बारे में सूचित कर दिया है, लेकिन लंबे समय से मित्र रहे देश में आपको सुरक्षा कर्मियों की कितनी आवश्यकता हो सकती है? हमारा राष्ट्र इसकी अनुमति नहीं दे सकता है, ऐसा दियास ने कहा था। हकावे बोलता है, यह तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ तक कि उसके पास इतनी ज्यादा पवित्र शक्ति है, उसके बावजूद भी उसके राष्ट्र ने अपने राजकुमार को त्याग दिया, और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी है।
फिर हकाबे बोलता है कि इतनी दूर यात्रा करने के लिए धन्यवाद। ये लेवेनिया से हमारे अतिथिगण। मैं एक साला दौन का पहला बेटा हकाबे हूँ। रिचार्डिस बोलता है, इस यात्रा पर हमारा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। तभी राजकुमार हकाबे अपने दोनों हाथ रिचार्डिस के कंधे पर रखता है। वो उसके पास जाता है, वो उसे हक कर लेता है और यहाँ तक कि नहीं, फिर उसे गाल पे किस भी कर देता है। ये देखकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं और रिचार्डिस के तो मानो होश ही उड़ गए हों। हकाबे बोलता है, मैं सच में आपसे मिलने के लिए उत्सुक था राजकुमार रिचार्डिस। पीछे से बाल्टा की सेविका बोलती है कि राजकुमार को अभी बाल्टा के अभिवादन की आदत नहीं है। दूसरी सेविका बोलती है, यह हमारे सम्मानी मेहमानों का स्वागत करने का सबसे बड़ा अभिवादन है। हालांकि इसका प्रयोग कभी भी विदेशियों का स्वागत करने के लिए नहीं किया गया था। रिचार्ड ये सोचता है कि किसी भी मामले में मुझे लगता है कि यह सार्वजनिक रूप से अपनी शत्रुता प्रदर्शित नहीं करना चाहता। अगर मैं पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर यहाँ आता तो मैं एक मूर्ख की तरह दिखता। फिर राजकुमार हकाबे बोलता है कि तो फिर क्या अब हम टोस्ट करें हमारे बढ़ते हुए विश्वास के लिए और हाँ, एक मजबूत गठबंधन के लिए भी। थोड़ी देर के बाद रिचार्डिस बोलता है कि हे डेम सुनो। रोसिन बोलती है कि जी माँ महिम बोलिए। रिचार्डिस बोलता है, तुम खाना क्यों नहीं खाती? तुम्हें भूखा रहने के लिए किसी ने नहीं कहा है। रोसिन बोलती है, नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी। तभी रिचार्डिस जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सर रेमंड जाओ और रोसलिन को कुछ खिलाओ। रेमंड बोलता है, जी महाराज, हमारा बच्चा आमतौर पर इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। आपको परेशानी देने के लिए मुझे खेद है। थोड़ी देर बाद रेमंड रोसलिन के मुंह में खाना डालता है और कहता है कि ये लो, इसे भी चखो। रोसलिन बोलती है, यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। रेमंड बोलता है, हाँ कितनी राहत की बात है, और खाओ, जितना खा सकती है खाओ, पाल्टा का पूरा खजाना खा जाओ। तभी पीछे से दियास आता है और कहता है कि गुड इवनिंग रोसलिन, क्या आप भोजन का आनंद ले रही हो? ऐसा लगता है आप ले रही हो। रेमंड बोलता है, माँ महिम, क्या आपने सही ढंग से आराम किया? दियास बोलता है, मैं तो बस आराम से गाड़ी में बैठा था, सारा काम तो आपने ही किया। रेमंड बोलता है, प्लीज ज्यादा मत पीना। अगर आपको कोई जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे दिखाना जैसे कि आप पी रहे हो और फिर बाद में उसे अपने रुमाल में थूक देना। दियास बोलता है, फ्यू रेमंड, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। रोशन सोचती है कि सोचा जाए तो दियास ने मुझे आखिरी बार कुछ कहा था। तभी रेमंड बोलता है कि जब हम बच्चे थे तब मेरे और महामहिम के शिक्षक एक ही थे, इसलिए हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। तुम इन्हें तब से जानती हो जब तुम मेरे अंडर थी। क्या तुम्हें कुछ याद? ओ, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। हम तीनों अक्सर बाहर जाते थे। सही शब्दों में कहा जाए तो जब आप और मामी लाइब्रेरी जाते थे तो मुझे भी साथ में घसीट दिया जाता था। दियास बोलता है, अरे हाँ, मुझे भी याद है, सही कहा। अरे रोजिन, यह मेरा बाल्टा में पसंदीदा खाना है। यह मक्खन के साथ बुना हुआ एक मेमना है और काफी ज्यादा जड़ी बूटियों और सब्जियों के साथ पकाया गया है। क्या आपको यह पसंद है? रोजिन बोलती है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। दियास बोलता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे एक शराब है जो इसके साथ बहुत अच्छी जाती है। आपको उन दोनों को एक साथ जरूर आजमाना चाहिए। अगर आप इसे नहीं पीती हैं तो आप यह नहीं कह सकती कि आपको सचमुच अनुभव हुआ था। अरे हाँ, होरम्बो इस खाने का नाम है। एक मिनट रुकना रोजेन। रेमंड बोलता है, अगर आप भागेंगे तो आप ठोकर खाकर गिर सकते हैं मामहीम, इसलिए सावधान रहें। दियास बोलता है, मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूँ रेमंड, मैं 23 साल का हूँ। रोजेन बोलती है, आप दोनों तो दोस्त लगते हैं। रेमंड बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच कहूँ तो हम बचपन के दोस्त हैं। रोजेन बोलती है, भले ही वो दूसरे राजकुमार का दुश्मन हो। रेमंड बोलता है, चिंता मत करो रोजेन, मैं अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत मामलों में अंतर करने में बहुत अच्छा हूँ। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं उसे उस रास्ते में जाता हुआ और ज्यादा नहीं दे सकता, तब मैं वैसे बेहतर होगा कि चीजें उस तरफ ना जाएं। तुम सावधान रह सकती हो रोजलिन, लेकिन उसे ज्यादा नफरत मत करो, वो काफी अकेला है। जब वे जवान थे तब एक घटना घटी थी। जिस सफेद जेटमैन में रहते थे, एक दिन वो आग लगकर पूरी तरह से खाक हो गया और उसमें उसका छोटा भाई जो उसे 2 वर्ष छोटा था और उसकी माँ दोनों उस आग में मारे गए। महामहिम अकेले बचे क्योंकि वे खिड़की से कूदने में सक्षम रहे। सदमे के कारण वो वाचकाघात से पीड़ित हो गए और उन्हें कई सालों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। लेकिन जब वो वापस लौटा तब उसके पास कोई भी नहीं पहुंचा क्योंकि उसे सिंहासन से अलग कर दिया गया था। राजकुमार चार्डिस भी उसे अपने साथ रखने की स्थिति में नहीं थे। राजकुमार एल्पेडिया ही वे व्यक्ति थे जो राजकुमार दियास की देखभाल करने के लिए आगे आए।
मैं यह नहीं कह रहा कि हमें उसे माफ कर देना चाहिए, बस यह जान लो रोज़लिन, किसी भी तरह से उससे लग व्यवहार मत करो। तभी इतिहास भी वापस आ जाता है और कहता है कि रेमंड रोज़लिन, ये देखो, भाग्यवश यह पास में ही था। जियास उस ड्रिंक उन दोनों को पकड़ा देता है और फिर रोज़लिन जियास के साथ टोस्ट कर देती है, जिसे देखकर रेमंड कहता है कि तुम महामहिम के साथ इस तरह टोस्ट नहीं कर सकती रोज़लिन। रोज़लिन बोलती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टोस्ट करूं? यह सुनकर जियास हंसने लग पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमें रिचार्ड से दिखाया जाता है कि जो कि बोलता है कि मुझे आशा है कि यहाँ मेरा पीछा करने वाला और मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो दो और आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे पीड़ा देकर धीरे धीरे मारना चाहते हों। तभी पीछे से आवाज आती है, राजकुमार रिचार्डिस। रिचार्डिस सोचता है कि यह सचमुच अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। रिचार्डिस एक जबरदस्ती दी गई स्माइल के साथ पीछे गिरता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की खड़ी है, जो कि बोलती है, आज की शाम में चांदनी बहुत ज्यादा चमक रही है, क्या आपने भोजन का आनंद लिया? रिचार्डिस बोलता है, मैं सारे आनंद की वजह से नशे में था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे चांद को निगारने के लिए बाहर निकलना चाहिए। राजकुमारी गंजे राजकुमारी गैंजे बोलती है कि मुझे आशा है कि आप मुझे आपके काम में बाधा डालने के लिए क्षमा कर देंगे। मैं आमतौर पर उन लोगों से बात नहीं करती जो भोज कक्ष के बाहर कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही असम्मानजनक होता है। मैं आपसे बात करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रही थी, जब आप अकेले रह जाएंगे मामहीम। रिचार्डिस बोलता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? राजकुमारी गैंजे रिचार्डिस की ओर देखती है और कहती है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर आप निश्चित रूप से रुचि लेंगे मामहीम। यह सुनकर रिचार्डिस बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से नौकरानी आती है और कहती है कि क्या राजकुमारी इधर है? नौकरानी को देखकर राजकुमारी रिचार्डिस से बोलती है कि ऐसा लगता है कि मुझे चीजें यहीं खत्म करनी होगी। मैं आशा करती हूँ कि मैं अगली बार और ज्यादा गहराई से बातचीत कर पाऊंगी, राजकुमार रिचार्डिस। अरे और हाँ, चांद को देखने के लिए एक और बेहतर जगह है। इस चक्करदार बैंक्वेट हॉल से भी बेहतर जगह है वो। थोड़ी देर बाद राजकुमारी चार्डिस उस राजकुमारी गांजे के द्वारा बताई गई जगह पर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोशनी खाना खा रही होती है, तभी पीछे से राजकुमार अकाबे आकर बोलता है, मुझे खुशी हुई कि आपको खाना अच्छा लगा। अच्छा, वैसे सोचा जाए तो मैं आपको अपने देश के पारंपरिक कपड़ों में देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये आप पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक उपहार दूं, क्या आप उसे पहनेंगे? इस पर रोशन बोलती है कि नहीं शुक्रिया था, मैं यहाँ एक मेहमान के रूप में नहीं बल्कि माँ महिम की रक्षा करने के लिए आई हूँ। राजकुमार अकाबे बोलता है कि मैंने पहले ही दावा कर दिया था कि राजकुमार को इन चार दीवारों के बीच कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझ पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं राजकुमार को हानि पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इसका उत्तर दोगी, लेकिन तभी रोशन बोलती है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? कहीं यह मेरे चेहरे पे तो नहीं लिखा है? यह सुनकर राजकुमार अकाबे हैरान रह जाता है और फिर सोचकर हंसने लगता है। और फिर अकाबे बोलता है कि अगर आप कभी राजकुमार को छोड़कर जाएंगे तो क्या आप मेरे पास आना चाहेंगे? रोज़ेन बोलती है, नहीं, मैं नहीं आना चाहती। अकाबे कुछ बोलने वाला होता है कि तभी पीछे से नौकर आता है और कहता है कि महामहिम, वो आदमी मंदिर में आ गया है। अकाबे रोज़ेन से बोलता है, दुर्भाग्यवश हमारी बातचीत आज रात यहीं समाप्त हो रही है। रोज़ेन कुछ बोलने वाली होती है कि तभी अकाबे बोलता है, मेरी डियर, मैं उस प्रस्ताव के लिए बहुत गंभीर हूँ। अगर आपका हृदय परिवर्तन होता है तो आप मेरे पास कभी भी आ सकती हैं। फिर राजकुमार अकाबे वहां से चला जाता है और मन में सोचता है कि मुझे आखिरकार एक प्यारी और मजेदार चीज मिली थी, इसलिए मैं उत्साहित हो गया था। इसे मानना एक शर्म की बात होगी। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राजकुमार को उस जगह के बारे में किसने बताया। मंदिर में पहुंचने के बाद राजकुमार चाड़ीस सामने की ओर देखता है और सोचता है कि अरे, ये तो वो वादे वाली झील की कथा के आधार पर बनाई गई एक शादी समारोह की स्थिति है। जब दोनों पक्ष झील में प्रवेश करते हैं और सूर्य पानी पर चमकता है, ऐसा माना जाता है कि जिस जोड़े की शादी हो रही है उसे प्रकाश के देवता देवभीम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि यह देखना अजीब है कि माल्टा इस प्रथा का पालन करता है, क्योंकि वे पवित्र शक्तियों को अस्वीकार करते हैं। क्योंकि क्लिंट डानियल और देवभीम हमेशा मिथकों में एक साथ दिखाई देते हैं, मैं मानता हूँ कि वे एक दूसरे पर चढ़ सकते हैं। एक मिनट, यह सूरज थोड़ा अजीब दिख रहा है। क्या वे आमतौर पर प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए इसे उभरा हुआ नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि यह उत्कीर्ण है, इसलिए इसे सूर्य मानना काफी अंधकार में लगता है। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों है?
तभी पीछे से राजकुमार अकाबे आ जाता है और कहता है कि गुड इवनिंग। इसे देखकर राजकुमार चाटर्जी से एकदम से डर जाता है और कहता है कि ओह राजकुमार अकाबे आप। फिर रिचार्ड इस मन में सोचता है कि छोटी बहन के पास सीधा बड़ा भाई आ गया। ये भाई बहनों का परेशान करने वाला एक समूह है। अकाबे बोलता है यह मंदिर किसी भी हंगामे से बचने के लिए एकदम सही जगह है। मुझे आश्चर्य है कि आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। राजकुमार आप बहुत कुछ झेल रहे होंगे। रिचार्डिस बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप काले चंद्रमा की वजह से काफी व्यस्त होंगे। हकावे बोलता है क्या आप जानते हो मैंने सुना है कि ब्लैक मून ने एक नया जहर विकसित कर लिया है। रिचार्डिस मन में सोचता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। फिर रिचार्डिस बोलता है कि वे कहते हैं कि यह राक्षसी ऊर्जा और जहर का मिश्रण है। वे इसे फ्रैगमेंट कहते हैं। हकावे बोलता है फ्रैगमेंट कितना अजीब नाम है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस चीज का टुकड़ा होगा। तो फिर रिचार्ड इस मन में सोचता है कि एक मिनट जरा सोचो। एक उत्तीर्ण प्रतीक आकाश के बीच में एक काले घेरे के साथ। यह सूर्य नहीं बल्कि ग्रीन टेंडेनियन का चिन्ह एक ब्लैक मून है। ग्रीन टेंडेनियन को रात से बाहर खदेड़ दिया गया था और चांद में छिपा दिया गया था। और काले चंद्रमा में वे तब तक रहे जब तक इदिलबीम द्वारा बनाई गई सफेद रात गायब नहीं हो गई। आश्चर्य है कि क्या आप केवल इदिलबीम की उपस्थिति से श्वेत रात्रि को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। जब उस जादूगरनी ने ऐसा कहा था तो क्या उसका मतलब यह था कि आप केवल पवित्र शक्तियों के साथ आशीर्वाद की रात को नहीं बुला सकते हैं। फिर चार्ल्स बोलता है कि अगर ऐसा है तो यह राक्षसी ऊर्जा युक्त विष का टुकड़ा, यह फ्रैगमेंट किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक मून का फ्रैगमेंट हो सकता है। हकावे बोलता है सचमुच आपकी प्रतिष्ठा अब से पहले है। काफी देर बाद अपने कमरे में रिचार्डिस बोलता है कि सारी सृष्टि खिल उठेगी और आशीषों की रात में जीवन प्रभावित होगा। बिना कारण जाने आशीर्वाद की ऊंचाई माधवी पर्पस में पहले ही रुक गई थी। उजाड़ भूमि के साथ साथ राक्षसों और जानवरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई और इस समय ईश्वर के चमत्कार की अत्यंत आवश्यकता थी। यदि कोई आशीर्वाद की श्वेत रात्रि को बुला सके यह सभी नकरों के लिए समर्थन बन जाएगा और फिर किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी उन्हें छू नहीं सकेगा और किसी को भी उनकी खातिर मरना नहीं पड़ेगा। वे पूर्ण शक्ति बन सकते हैं। आशीर्वाद की रात को बुलाने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास अपार पवित्र शक्तियां हो और साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो। तभी सेरियन बोलता है कि क्या आपका मतलब एक राक्षसी मानव से है जो अपार राक्षसी ऊर्जा को संभालने में सक्षम है। विशिष्टताओं में जानने से पहले वह उन्हें ढूंढना भी अत्यंत कठिन होगा क्योंकि हमने लावेनिया में उन्हें यह कहते हुए लंबे समय तक त्याग दिया था कि वे अशुभ शक्तियों को संभाल रहे थे। वे छुपकर और गुप्त रूप से रह रहे हैं। रिचार्डिस बोलता है हाँ यही तो समस्या है। हम इन छिपे हुए राक्षसी मनुष्यों को कैसे खोजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें गुलाम ढूंढ सकते हैं। पवित्र साम्राज्य का दूसरा राजकुमार राक्षसी मनुष्यों की तलाश कर रहा है। यह न केवल अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध लगता है, एल्पेडियस का राजनीतिक रूप से मेरे खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद रिचार्ड इस अपनी कुर्सी में बैठा होता है कि तभी पीछे से सोरियन आता है और कहता है कि डेम रोसलिन ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह औपचारिक रूप से एक मीटिंग का अनुरोध किया है। रोसलिन रिचार्ड को एक टुकड़ा पकड़ाती है। इसे देखकर इसे कहता है कि क्या यह राक्षसी ऊर्जा है। रिचार्ड बोलता है कि मुझे भी लगता है। आखिर ऐसा कुछ कैसे अस्तित्व में आ सकता है। क्या बाल्टा ने इसे बनाया है। इस बात का उस जहर से क्या संबंध है जो गढ़ा गया था। इसेरियन बोलता है लेकिन आखिरकार ये तुम्हें मिला कहाँ से रोसलिन। यह टुकड़ा मैक्रो ने ढूंढा था और उसने रोसलिन से कहा था कि मैंने इसे महल के अंदर बहुत गहराई में जमा पाया है। मुझे नहीं लगता कि अगर इनमें से कोई गायब हो जाएगा तो उन्हें पता चलेगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रोसलिन कहती है कि मैंने इसे चुराया है। रिचार्डिस बोलता है क्या तुम पकड़ी गई। रोसलिन कहती है नहीं। रिचार्डिस फिर से बोलता है क्या चांसेस है कि किसी ने तुम्हें देख लिया हो। रोसलिन कहती है कि जरा भी नहीं। रिचार्डिस बोलता है फिर ठीक है। यह सुनकर इसेरियन गुस्से में बोलता है कि माँ वहीम, अगर राजकुमार हकाबे को यह पता चला तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बस ओवरलुक कर देना चाहिए। रोशन बोलती है कि वहाँ बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गायब हो जाएगा तो वे नोटिस करेंगे। यह सुनकर इसेरियन रोशनी पर गुस्सा करता है कि तभी रिचार्डिस बोलता है कि बस इतना काफी है इसेरियन। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो होने ही वाली थी। सिर्फ इसलिए कि हम इसमें ये अंश जोड़ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि परिणाम बदल जाएगा। स्वयं को व्यस्त रखने के लिए बाल्टा को धन्यवाद। पूरा महाद्वीप राक्षसी ऊर्जा से सावधान हो गया है।
और यह सबसे बड़ी मछली पकड़ने के लिए एकदम सही चारा होगा। इलाबेनिया का वे दिव्य प्राणी और शायद जो लोग दूसरे राजकुमार रिचार्ड्स की मौत की कामना करते हैं। इसेरियन बोलता है, अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामहीम। बहुत बढ़िया डेव रोजिन, क्या तुम एक कुकी लोगी? और हाँ, इसके बारे में आप अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, ठीक है? रोजिन बोलती है, हाँ। इसेरियन बोलता है, और हाँ, आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि आप कुछ भी चुराएं, कृपया मुझसे या माहिम से पूछ कर लें। नहीं, अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से इसकी पुष्टि कर लें। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको कार्य करने से पहले अवश्य पूछना चाहिए, प्लीज। रोजिन मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले किसी से सुना है। रिचार्ड इस मन में सोचता है कि मैंने आशीर्वाद की रात के लिए एक क्ल्यू और यहाँ तक कि एक क्रिस्टल बेरियर वाली राक्षसी ऊर्जा भी प्राप्त कर ली है। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ धकेला गया था, लेकिन यह यात्रा मेरी अपेक्षा से अधिक फलदायी साबित हुई। अब मैं हमारी सुरक्षित वापसी से अधिक कुछ नहीं मान सकता। फिर अगले दिन रिचार्डिस और उसके साथी सभी वापस चले जाते हैं, और हकाबे बोलता है कि इलाबेनिया के सम्मानित मेहमानों, इक्सला की आत्मा आपके साथ रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यात्रा शांति भरी हो। फिर हकाबे की नजर रोशनी पर पड़ती है, और वो बिल्कुल बाद में बोलता है कि मैं युद्ध में आपके अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ रोजलिन। फिर सभी वहां से चले जाते हैं, और रोजलिन मैक्रोन को भी अपने पास बुला लेती है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह कैंप पर लगा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार और सैनिक कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। रिचार्डिस बोलता है कि एक बार जब हम इलावेनिया की सीमा पार कर लेंगे तो ब्लैक मून को भी पीछे हटना पड़ेगा, इसलिए हम पाल्टा से जल्द बाहर निकल जाएंगे। फिर कैप्टन स्ट्रेस बोलता है कि यहाँ और यहाँ, सिर्फ यहाँ दो जगह हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को छिपा सकते हैं। राजकुमार काव्य के व्यक्तित्व को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि वो हम पर सामने से हमला करने के बजाय घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहा है। नाथन बोलता है, तो फिर क्या हमें घूमकर जाना चाहिए? रिचार्डिस बोलता है कि यदि यह काव्य है तो मुझे यकीन है कि उसने पहले से ही इस बात को ध्यान में रखा होगा। रास्ते में जाल होने की संभावना है। किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि हम युद्ध से बच सकेंगे। काले चंद्रमा का नया विशंस, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। हमें अभी भी इससे निपटने के लिए कोई उपाय ढूंढना है। रिचार्ड इस मन में सोचता है कि उन्होंने बहुत समय पहले ही अतिरिक्त सैनिकों के लिए मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, और हम संख्या और शक्ति में भारी कमी पर है। जीतने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस स्थिति में फिर रिचार्डिस बोलता है कि वो समय हो गया जब मुझे इस तरह के खुद को बचाव करने के लिए एक कोने में धकेला गया था। इस स्थिति में हम जो सबसे अच्छा आक्रमण कर सकते हैं वो है कि तभी हमें दूसरी तरफ हकाबे को दिखाया जाता है। हकाबे बोलता है कि जब आप लगभग 10 राक्षसी जानवरों को पकड़ लेते हैं तो आप एक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी किस्मत से आपको दो मिल सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपको एक भी नहीं मिल सकेगा। शाहनान, अगर यह तुम हो तो तुम जानते हो कि यह छोटा सा टुकड़ा हमारे लिए क्या मायने रखता है। शाहनान बोलता है, जी महामहिम, मैं जानता हूँ। हकाबे बोलता है, तो फिर क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? शाहनान बोलता है, यह एक समान होगा। हकाबे यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही अच्छा जवाब दिया। फिर हकाबे वो राक्षसी ऊर्जा वाला टुकड़ा उस शानान के शरीर में डाल देता है, और कहता है कि राजकुमार चार्डिस, मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें इस यात्रा पर मरने के लिए ही भेजा है। क्योंकि लेकिन अच्छे अवसर मिलना कठिन है, इसलिए मैं सचमुच तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारी वो पवित्र शक्ति मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 5 जरूर लिखें।